हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 शुरू करने वाले हैं, जो कि रिवाइज्ड है। अकाउंटिंग AS5 रिवाइज्ड है। AS5 में जो भी मॉडिफिकेशन हुए थे उसके बाद AS5 रिवाइज्ड इशू किया गया था। तो AS5 रिवाइज करने से पहले, को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जो सामने है, ये क्या है, हमारा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का ये क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमको देखना है कि क्या क्या होता है। हमने पहले ही बोला था कि बैलेंस शीट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। तो बैलेंस शीट में क्या है, ये हमारा जो पहला वाला जो हमारा पेज है, ये क्या है, P&L अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेड है। इसमें क्या है, कंपनी ने जो भी रिवेन्यू अर्न किए हैं बाय सेल, है ना, ये बाय सेल उन्होंने जो भी पैसे कमाए हैं, ठीक है। और चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ तो कंपनी का कुछ अपना खुद का स्टॉक था, वो स्टॉक यहाँ पे है। सर कंपनी ने फिर जो सेल्स किए हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने इस साल जो परचेस किए हैं, ये यहाँ पे है। और परचेस किए, उस उसको फिर प्रोडक्ट को बनाया, फिर उसको बेचा, बेचने के बाद जो बच गया, जो उनके पास स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रह गया। ठीक है, जो कि अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में ये फिर ओपनिंग स्टॉक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये क्या है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ये तो था हमारा यहाँ पे। इसके बाद हम पीएल में क्या देखते हैं कि हमारा जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे है, वो उनको दिखाते हैं। ये सारे खर्चे हैं हमारे यहाँ, जैसे देव पूजा के लिए हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी हुआ, इंश्योरेंस हुआ, जो भी है, डेप्रिसिएशन, ये सब हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। और जो हमारा टोटल इनकम है, इनकम में जो हमारा एक्सपेंस माइनस होने के बाद जो हमारा बचता है, वो क्या होता है, हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जो कि हमारा ये है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तो हमारा P&L अकाउंट है। दूसरा हमारा क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी होता है ना। एसेट लायबिलिटी में क्या होता है कि कंपनी के पास खुद का कितना कैपिटल है, खुद का कितना एसेट्स है ना। ये खुद का कैपिटल है और ये खुद का उनका एसेट है। तो कितना है, ये सारा इसमें डिटेल्स रहता है। तो कैपिटल अकाउंट होता है उनका, इक्विटी होता है जो उनका खुद का होता है, या जो मार्केट से वो लगाते हैं, वो उनका कैपिटल अकाउंट होता है। इसके बाद फिर क्या उनका कैपिटल अकाउंट होता है, जो कि हमारा ये एसेट और लायबिलिटी है। तो ये साइड हमारा क्या, ये लायबिलिटी साइड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में है, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड बोलते हैं। और ये राइट साइड में जो है क्या है, एसेट है। तो लायबिलिटी क्या है, अगर प्रोप्राइटरशिप है या कोई भी मालिक है इस कंपनी का, तो उसने तो अपना कुछ पैसा लगाया है कंपनी में। तो कंपनी का जो है क्या होती है, इसके प्रति एक लायबिलिटी होती है कि भाई ये पैसा ना तो उसका है, आज ना कल उनको लौटाना पड़ेगा, है ना। ये लायबिलिटीज पार्ट में आता है। ठीक है। तो ये उनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है, ये है जो कंपनी में है। इसके बाद क्या होता है, जो सिक्योर्ड लोन है ना, ये क्या है, जो सिक्योर्ड लोन है, ये क्या है, उनका लायबिलिटी है। बैंक से जैसे लोन लिया या किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, ये भी इनकी एक लायबिलिटी है। ठीक है। लायबिलिटी दो तरह के होते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी होता है, एक नॉन करंट करंट लायबिलिटी होता है। जो लायबिलिटी हमको 12 मंथ्स के अंदर हमको देनी है, वो हमारा करंट लायबिलिटी होता है। और नॉन करंट होता है जो 12 मंथ्स के बाद हो। जैसे अगर किसी भी कंपनी का अगर बैंक में अगर सीसी लोन है, तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। तो मतलब 12 मंथ, सीसी कितना दिन में रिन्यू होता है हम लोग जानते हैं, 12 मंथ में होता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो वो क्या होगा, करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। और अगर कोई टर्म लोन है 5 साल के लिए है, तो वो क्या होगा, नॉन करंट में जाएगा, है ना। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में ये भी पोर्शन है, कुछ अदर सैलरी अकाउंटिंग, ये उन्होंने दिखाया है। तो ये लायबिलिटी पार्ट है हमारा। एसेट साइड में क्या होता है, एसेट में होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है, जो कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मशीनरी वगैरह ये सब अ, चाहिए, जिससे कंपनी को चलाना हो, या बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये सब क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। फिक्स एसेट के अलावा क्या होता है, करंट एसेट। कंपनी के पास करंट एसेट क्या है, करंट एसेट कंपनी का जो है क्या क्या है, जैसे कंपनी को किसी से पैसा मिलने मिलने वाला है, सन्डी डेबिटर्स है। कंपनी ने अगर क्या किया है, उधार पे पैसे, ये सॉरी, उधार पे सामान बेचा है तो पैसे आने वाले हैं, तो ये सब क्या हुआ, करंट हमारा एसेट होगा। ठीक है। या कोई जीएसटी इनपुट दिया हुआ है, तो ये तो जब उन्होंने सेल करेंगे, जब कस्टमर से पैसा आएगा, तो ये भी उनका हो जाएगा ना। टीडीएस वगैरह जो भी होता है, ये सब भी आ जाएगा उनका। ठीक है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है, वो हमारा करंट एसेट का ही पार्ट होता है ना। जो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे देख रहे थे, वो क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक था, वो भी हमारा करंट एसेट का ही पार्ट है। इसके अलावा बैंक बैलेंस कितना है, कैश कितना है हाथ में, या बैंक में कितना, ये सब मिला के ये सब एसेट्स का पार्ट है। तो हम लोगों ने देखा ये P&L और एसेट और लायबिलिटी पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कहता है, तो कहता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड
प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, ये बात करता है क्या, ये क्या बात करता है, ये जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है किसके लिए, हमारे करंट पीरियड के लिए, या प्रायर पीरियड या इससे पहले जो हमारा हुआ है ना आगे के पीरियड में, है ना, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और कोई चेंजिंग अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में होना है तो ये यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो it deals with the treatment in the financial statements of a prior period and extraordinary items and changes in accounting policy। ये किसके साथ डील करता है, ये डील और ट्रीटमेंट करता है किसके साथ, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी पहले का पीरियड में, मतलब जो भी गलती, जो भी भूल चूक हमारे पहले के पीरियड में रह गया। सपोज करिए अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, हमारा अभी करंट फिनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 और 26, यही है ना हमारा जो भी चल रहा है। अब क्या है कि अभी तक सब सपोज करिए 2025-26 चल रहा है और इसका मान लेते हैं कि इनका ऑडिट भी हो गया है, ठीक है, या नहीं हुआ है, कोई भी मान लेते हैं नहीं हुआ है। तो 24-25 में अब जो हमारा लास्ट जो फिनेंशियल ईयर बीत गया वो क्या था, 24-25 था। 24-25 में अगर कंपनी से कोई मिस्टेक हो जाती है, जो वहां पे किसी कारणवश से वो उस चीज को नहीं दिखा पाते हैं, कोई भी एक्सपेंस है या इनकम है वहां पे उसको नहीं दिखा पाते हैं, और एक बड़ा अमाउंट होता है वो जिससे कंपनी के ऊपर मटेरियल इफेक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी करंट अकाउंट पीरियड में दिखाना होता है, मगर डिस्क्लोज करना है, और उसका जो कारण है कि क्यों हम नहीं दिखा पाए थे ये भी हमको बताना होता है। तो AS5 का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि ऑर्डिनरी क्या होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है। ऑर्डिनरी आइटम्स उसको बोलते हैं जो कि हमारे डे टू डे बिजनेस के लिए जरूरी है या डे टू डे बिजनेस की वजह से होते हैं, उसको ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे कोई नॉर्मल अगर स्टाफ को सैलरी देना है तो ये तो डे टू डे बिजनेस की वजह से एक्सपेंसेस है, ठीक है, या सेल हुआ तो वो हमारा क्या इनकम है, तो ये डे टू डे बिजनेस है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि जो हमको पता नहीं है, ठीक है, जो हमको पता नहीं था और बाद में वो क्या हो गया, है ना, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ऑर्डिनरी में अभी क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक कंसेप्ट है ये AS5 में इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया गया। ऑर्डिनरी आइटम्स को ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आ जाते हैं मतलब जो ऑर्डिनरी आइटम्स पे नहीं आते वो एक्सेप्शनल में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पे क्या बोला था, प्रायर पीरियड एक टर्म आया था। प्रायर पीरियड क्या होता है, बाय मिस्टेक, मतलब लास्ट ईयर जो हमारा बीता उसमें किसी कारणवश हम लोग बाय मिस्टेक गलती से उस चीज को नहीं अपने बैलेंस शीट में शो कर पाए। अभी एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए कंपनी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 20,000 फॉर मार्च 2023 22-23 एंड नाउ रिकॉर्ड्स इन अप्रैल 2024 फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब ये क्या हो सकता है, ये किस तरह का ये मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक हो गया उनसे और वो 20,000 जो है वो अपना एक्सपेंस नहीं दिखा पाए, तो ये क्या होगा, ये प्रायर पीरियड आइटम्स में आएगा, क्योंकि ये 22-23 का था और अभी हम 24-25 में इसको दिखाने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, चलो भाई गलती तो हो गई, गलती का कुछ समाधान होना चाहिए ना, क्या समाधान होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, बिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर एंड नाउ रिकॉर्डेड, ये हमको एक एक्सप्लेनेशन एक डिस्क्लोजर देना होगा, भाई क्यों हमसे ये गलती हुई। तो क्या होगा, गलती हो गई कि हम ये भूल गए इसको डालने के लिए, यही हमसे गलती हुई, तो विथ एक्सप्लेनेशन हमको ये देना होगा। दूसरा हम लोग आते हैं चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अगर कोई चीज का हम लोग एस्टिमेट करने में हमसे कमी हो गई, लेकिन ये नॉट ए मिस्टेक, ये क्या है, नॉट ए मिस्टेक, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है, वो बाय मिस्टेक है और जो हम लोगों ने डाला ही नहीं। और अगर एस्टिमेशन में अगर कुछ कमी रह जाती है ज्यादा या कम, तो वो मिस्टेक नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है ना। जैसे क्या हो सकता है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि ए कंपनी अर्लियर एस्टिमेटेड दैट ए मशीन यूजफुल लाइफ इज 10 years, आफ्टर 3 years बेस्ड ऑन न्यू टेक्निकल असेसमेंट इट चेंजेस द लाइफ ऑफ 8 years टोटल। अभी क्या कंपनी के पास कुछ एसेट्स है, अब कंपनी एसेट्स का पहले क्या कर रही है, उनका जो लाइफ है, उनका जो डेप्रिसिएशन है जो वो कर रही है, वो बोल रही है कि भाई इसका लाइफ 10 साल है, ठीक है, तो वो जो 10 साल डिप्रिशिएटेड हुआ वो तो उस समय के टेक्निकल पैरामीटर्स पे हुआ। ठीक है, सपोज करिए कि आपके यहाँ पे कोई कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर ही है, तो जब वो खरीदा गया तो उसको उसका जो हम लोग यूजफुल लाइफ कितना कैलकुलेट किया कि 10 साल है, क्यों किया, उसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स है कि चलो भाई 10 साल तक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा, 10 साल तक अगर इसका कोई हार्डवेयर खराब हो जाता है वो मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा, कंपनी ने ऐसा बोला है, तो हम लोग उसका ऐसा एस्टिमेट कर सकते। लेकिन अचानक से अगर
जिस कंपनी ने ये डिस्क्लोज किया है, अगर उनका ही पॉलिसी चेंज हो जाए या कंपनी दिवालिया हो जाए, वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दे, तो अब 2 साल के बाद हमें पता चल रहा है क्या भाई, अब उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा है, कोई कंप्यूटर का कोई पार्ट्स है वो खराब हो, वो नहीं मिल रहा है, या ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ बग्स के वजह से अब उस ओएस को सपोर्ट देना बंद कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, हमको तो फिर से उस एसेट्स को कैलकुलेट करना होगा, उसका लाइफ कितना है, ठीक है। तो आफ्टर 3 years बेस्ड ऑन न्यू टेक्निकल असेसमेंट इट चेंजेस द लाइफ टू 8 years टोटल। अब आगे 10 साल कर रहे थे, अब लेकिन 8 साल कर रहे हैं, तो ड्यू टू टेक्निकल असेसमेंट की वजह से। तो ये एक मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब ये चलो भाई, अब ऐसा कर रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चेंजेस इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, चेंजेस इन नेक्स्ट ईयर। तो जैसे हम अभी 8 साल अभी किया, फिर आगे भी हम इसको इसी तरह से घटाते चलेंगे। आज 8 साल है तो अगले साल 7 साल होगा, इसी में। ऐसा नहीं कि फिर अगले साल हम इसको बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करना है। डोंट टच लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर को हमको छूना भी नहीं है। लास्ट ईयर हमने 10 साल दिखा दिया ना, तो दिखा दिया। अभी लास्ट ईयर हमको इसको 9 साल नहीं दिखाना है, 8 साल इसको कुछ नहीं छूना है। अभी जो करना है आगे ही करना है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या करेंगे, चेंज इन एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी फ्रॉम 10 to 8 years, ये हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में, क्या है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज हो गया, अब चेंज कौन करता है, कंपनी कर सकती है, कुछ उनका इंटरनल मैटर है। बाय चेंजिंग इन अकाउंटिंग मेथड्स लाइक इन्वेंट्री वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन मेथड etc। अचानक से कंपनी अगर किसी वजह से अपना जो लास्ट मेथड उन्होंने यूज किया था, ये जो पहले यूज करे थे, उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंस इनकम ये तो इफेक्ट होता है ना। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें, ए कंपनी चेंजेस इट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। अभी देखिए, पहले क्या कर रही थी कंपनी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है ना, इस तरह से स्टॉक को उन्होंने ये किया, वैल्यूएशन किया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, वेटेड एवरेज पे करा, एवरेज स्टॉक जो है उसके आधार पे वो उसको वैल्यूएशन कर रहा है। तो ये तो चेंजेस हो गया ना, फीफो था, अभी वेटेड एवरेज आ गया। तो जो चेंजेस कंपनी ने अपने पॉलिसी में किया, अकाउंटिंग पॉलिसी में किया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली है। जो चेंजेस वो कर रहे हैं, अब वो लास्ट ईयर जो किया था उसको उनको देखना होगा। दूसरा क्या, रिवाइज्ड अर्लियर इफ पॉसिबल। और अगर अब ऐसी गलतियां हो गई है या कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट ईयर जो भी हुआ था उसको, उस प्रॉफिट को उसको एक बार रिवाइज हम लोग अगर चेक कर सके तो करना चाहिए, है ना। या जो हमने वैल्यूएशन किया है उसको चेक करना, तो वो करना चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर, अब क्या है कि ट्रीटमेंट यही है इनका कि भाई पहला तो ये है कि भाई आपको देखना होगा। अब प्रॉपर डिस्क्लोजर में नेचर ऑफ चेंज, क्यों नेचर ऑफ चेंज, क्यों चेंज कर रहा है, रीजन क्या है, बेटर प्रेजेंटेशन, रीजन आपको देना होगा कि बेटर प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था उसके। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा उसका, क्या इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, क्या डिक्रीज हो रहा है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपको डिस्क्लोज करना होगा अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में आप कुछ भी चेंजेस करते हैं रिगार्डिंग कंपनी। चौथा है हमारा क्या, मटेरियल आइटम डिस्क्लोजर। मटेरियल आइटम इनकम और एक्सपेंसेस बिग इन साइज। अब जहाँ पे इनकम और एक्सपेंस है बड़ा साइज में है, और उसका एक मटेरियल इफेक्ट है हमारे कंपनी के फिनेंशियल पोजीशन पे, तो उसको हमको भाई दिखाना है। अब एग्जांपल, कंपनी लॉसेस कोर्ट केस एंड गिव पेनल्टी ऑफ 5 करोड़। कंपनी क्या है भाई, वो कोई कोर्ट में केस लड़ी थी, केस सब लास्ट ईयर में शुरू हुआ था, मगर उस समय तो हम केस हारे नहीं थे, मगर अभी इस फिनेंशियल में हम लोग हार गए, ठीक है, तो ये तो लॉस हो गया। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, इज डिस्क्लोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली। प्रॉफिट पीएल एंड अकाउंट में इसको हमको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। और क्या है, लॉस ड्यू टू कोर्ट सेटलमेंट 5 करोड़, ये हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा चलिए देखिए, ये तो हमारा एएस 5 था रिवाइज्ड। अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या क्या पढ़ना है। एएस 1 पर हम लोगों ने पढ़ लिया है, एएस 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, एएस 3 भी हो चुका है, एएस 4 हो चुका है, और एएस 5 भी हम लोग पढ़ लिया। अभी एएस 7 है, एएस 9 है, एएस 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। ये हमको पढ़ना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग मार्क करेंगे बाद में, ठीक है।